आज से हम लोग शुरू करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में। टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें 2 यूनिट है, एक है थ्योरी ऑफ डिमांड और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, एक डिफिनेशन दे दिया कि किसने कहा। दूसरा तरफ से क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित में से बताइए कि जो डिमांड है उसका इक्वेशन क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है गिफन गुड्स से। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है वेवलेंस गुड्स से। छठा जो क्वेश्चन पूछा गया स्नोव इफेक्ट से। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा जब आप पढ़ेंगे तब इस यूनिट में। उसके बाद इलास्टिसिटी डिमांड में बहुत सारा फार्मूलाज होता है। तो बेसिकली यहीं पर समझ लीजिए जो डिमांड थ्योरी है, जैसे कि हम लोग पढ़ते रहा, जैसे कि जो सिर्फ पढ़ते हैं 11, 12, वो पढ़ते हैं कि डिमांड को मार्शल ने दिया था, यही पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत है। चूँकि हम लोग एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ एकेडमिक्स में होता है तो हम लोग लिखते हैं कि डिमांड और सप्लाई का यूज एडम स्मिथ किए थे और डिमांड और सप्लाई का जो लॉ है वो मार्शल दिए थे। और ये बात सही भी, हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर इतना ही पढ़ना तो सब लोग बना देंगे। तो इसके अंदर गहराई में जाएंगे, आज देखेंगे कि जो डिफिनेशन जो पूछा गया है, जितने भी एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में हुआ है, सभी से निचोड़ करके मटेरियल आपको बनाया गया है। उसमें आप देखिएगा कि हर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा और क्लासेस के बाद क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। तो कुछ बातें जो हम सबसे पहले लिखा देना चाहते हैं वो लिख लीजिए, उसके बाद कथा कहानी चलते रहेगा, जो एकदम बेसिक बातें हैं। चलिए, जो बेसिक बातें हैं हम लोग जो पढ़ते हैं समान तौर पर, ये जो पढ़ते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन है। 2-3 चीज़ें मैं बता देते हैं। सबसे हम लोग पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। यही पढ़ते हैं क्या? इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब जो मांग है वो मूल्य का फलन है या वस्तु के मूल्य का फलन है। ये क्लियर है? उसमें ऑप्शन रहेगा क्या है, तो देखिएगा डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ये जो डी है जो देख रहे हैं डी, ये डी को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, कि पी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एफ जो है आपको फंक्शनल रिलेशन को बताता है। डी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। पी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिख लीजिए इसको, यहीं शुरुआत करते हैं। लिखिए इसे, बोलिए नहीं। हो गया? अब देखिए और हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत जो करते हैं इसको हटा देते हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का जो कथन है, मांग का जो कथन है वो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं हायर दी प्राइस लोअर डिमांड एंड लोअर दी प्राइस
हायर डिमांड। हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, वस्तु के मूल्य अधिक होने पर, वस्तु के मूल्य अधिक होने पर मांग कम होती है, और वस्तु के मूल्य कम होने पर, वस्तु के मूल्य अधिक होने पर मांग कम होती है, और वस्तु के मूल्य अधिक होने पर मांग कम होती है, और वस्तु के मूल्य कम होने पर मांग अधिक होती है। यानी कि जो प्राइस और डिमांड रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। ये हम लोग पढ़ते हैं समान तौर पर वो बात करते हैं। क्लियर है? यहाँ पढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने पीपीटी पर। क्या इससे हम बताना चाहते हैं? इसका पहला देखिए, इकोनॉमिक्स में डिमांड थोड़ा अलग होता है। जैसे डिजायर पढ़ते हैं, वांट्स पढ़ते हैं, डिमांड होता है। डिजायर डिमांड नहीं होता है, उसके लिए कुछ मायने हैं। तो पहले सेंटेंस को पढ़ना है और लिखना है कॉपी में। पहला देखिए, हम इसको पूरा पढ़िए। देखिए सामान्य तौर पर हम लोग दोनों भाषा में लिखा हुआ है, हम पढ़िए एक एक सेंटेंस को, एकदम एक एक सेंटेंस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए कि इन कॉमन यूज, जो मांग का जो है तो सामान्य प्रयोग में इच्छा और चाह, यानी कि इसको बोलते हैं डिजायर, है ना? क्या बोलते हैं? डिजायर। टर्म डिजायर एंड वांट्स सब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो देखो, जो डिजायर है उसको हिंदी में कहते हैं इच्छा, और वांट्स है उसको कहते हैं आवश्यकता। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल अलग है। ये क्या है और समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये पे आएंगे, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है इच्छा, इसको बोलते हैं सिंपल विश, सिंपल विश, इच्छा। जब हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके प्रति हमारा इच्छा होना चाहिए। जब हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, जैसे आपने सोचा होगा कि हम पीजीटी का फॉर्म भरे हैं और हम जाके पढ़ें, तो डिजायर तो सबको पढ़ें, लेकिन पैसा नहीं है ना? तो सबसे पहले जब आपके अंदर इच्छा होती है तो आप जैसे डिजायर, एकदम याद रखिएगा, डिजायर मतलब इच्छा। तो डिजायर के बाद क्या जुगाड़ करते हैं? पैसा, है ना? तो डिजायर है और एडिक्वेट रिसोर्सेज माने पर्याप्त संसाधन, और प्लस आपका विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर ये तीनों है, अगर आपके पास इच्छा है, अगर आपके पास पर्याप्त धन है या पर्याप्त संसाधन है, और आपके पास जो संसाधन है, पैसा है, खर्च करने की तत्परता, ये तीनों अगर आपके पास है, ये तीनों जोड़िएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तब इक्वल टू होता है वांट, या इसी को कहते हैं इफेक्टिव डिजायर, प्रभावपूर्ण मांग, है ना? समझ में आया? इसको बोलते हैं, एक होता है इच्छा, एक होता है चाहत। नहीं समझे? नहीं बोलते जब आप कमाते हैं तो मेरी चाहत है, चाहत, या इसको आवश्यकता भी कह सकते हैं। जब बोलते हैं मुझे एक फ्लैट की आवश्यकता है, नौकरी लग गया है, तो इच्छा है, पहले भी इच्छा था, लेकिन वो इच्छा को काम का नहीं था, क्योंकि अब पैसा भी है, पैसा खर्च करना भी चाह रहे हैं, यानी कि आपकी आवश्यकता है। डिजायर मतलब सिंपल विश, कुछ नहीं है ना? नहीं सोचते कि मेरी इच्छा है कि हम आपका जो है अच्छे रूम में रहें, लेकिन पैसे नहीं है। तो हर डिजायर वांट नहीं होता, डिजायर डिमांड नहीं होता। इससे क्वेश्चन पूछा अंदर जा, किसी पूछा रहे हैं, तो अगर आपसे पूछे इफेक्टिव डिजायर क्या होता है, तो इफेक्टिव डिजायर के लिए इच्छा का, पर्याप्त संसाधन का और खर्च करने की तत्परता का होना जरूरी है। तब ये पहले हुआ इच्छा, अब आवश्यकता हुआ। अब ये जो वांट है, यानी जो आवश्यकता है, उसको में जोड़ दीजिएगा प्राइस और प्लस टाइम, है ना? तब ये क्या हो गया? तब इक्वल टू होता है डिमांड, मांग। समझे? यानी आपके पास डिजायर है, पैसा खर्च करना चाहते हैं,
उसके बाद अब क्या देखते हैं, प्राइस, वो समय, एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य पर खरीदे गए वस्तु को हम लोग मांग कहते हैं। तो मांग के लिए कितना कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट। पहला डिजायर, दूसरा एडिक्वेट रिसोर्सेज, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड, और चौथा प्राइस, और पांचवा टाइम। तब ये क्या हुआ, तब इसे इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, डिमांड कहते हैं। लिख लीजिए, तब इसे इकोनॉमिक्स में डिमांड कहते हैं। तब इसे इकोनॉमिक्स में डिमांड कहते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया, चलिए। हो गया, चलिए। अब लोग फिर हम लोग बोर्ड पे आते हैं। हम इसे पीपीटी शेयर कर देंगे, पीपीटी में बहुत कुछ है। अब देखिए, यूज टर्म डिजायर, वांट एंड डिमांड, तीनों का मतलब समझ गए ना जी। डिजायर, वांट एंड डिमांड। वांट को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिजायर, आर इंटरचेंज यूज्ड, बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दीज टर्म हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अलग अलग मतलब है, सभी शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ तक हम बता दिए हैं, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, आगे आइए। डिजायर मीन्स टू वेयर विश, सिर्फ इच्छा, ये भी हम बता दिए ना। एक पूरे सेंटेंस को समझिए। डिजायर का मतलब क्या होता है, सिंपल विश, आवश्यकता, टू हैव ए कमोडिटी, किसी वस्तु को लेने के लिए। सपोज देखो एग्जांपल दिए, सपोज ए पर्सन विशेज टू हैव ए मोटर बाइक, कोई व्यक्ति एक मोटर बाइक खरीदना चाहता है। यदि उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन वह इसे मोटर बाइक की खरीद कर खर्च नहीं करना चाहता है, तो वह इच्छा चाहत बन जाएगी। नहीं समझ में, जैसे पैसा भी है, इच्छा भी है, लेकिन खरीदेगा नहीं, तो डिमांड नहीं है, क्या है, वांट्स है। वो क्या है, वांट्स है। डिमांड के लिए प्राइस और टाइम दोनों का होना, खर्च करें तो ना, अगर पैसा खर्च करेंगे तभी डिमांड होगा। पैसा है, कंजूस व्यक्ति के लिए इच्छा हो सकता है, वो डिमांड नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ थोड़ा सा देखिए, पूरी इसको तरह से पढ़िएगा, क्लियर है। हाँ, अब इसका दूसरा पीपीटी लाते हैं, दूसरा पीपीटी। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा कि डिफिनेशन और डिमांड अलग अलग प्रोफेसर का क्या है। 4 डिफिनेशन है, एक और नीचे में है, तो देखिएगा कि इन्हें सिंपल दिया रहेगा डिफिनेशन कि भाई ये किसने कहा। तो पहला डिफिनेशन है जे.एस. मिल का, है ना, किसका है, प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक व्यक्ति किसी निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार रहता है। बात वही है जो हम पहले बताए हैं। देखो, डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ ए थिंग एट विच ए पर्सन इज विलिंग टू बाई एट ए गिवन प्राइस। किसने कहा, प्रोफेसर जे.एस. मिल ने कहा। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट में सब क्वेश्चन है कि जैसे 4 को प्रैक्टिस सेट बनाए, तो चारों में रहेगा किसने कहा है, किसने कहा, किसने कहा, तो आप याद हो जाएगा। इसमें तो आप प्रैक्टिस से याद हो। दूसरा है कि देखो, वेनहम के अनुसार किसी भी कीमत पर किसी भी चीज़ की मांग उसकी वह मात्रा है जिसे वह उस कीमत पर प्रति यूनिट खरीदी जाएगी। द टर्म डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट्स विच, है ना, विल बी ब्राउट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ये वेनहम ने कहा था। इसी तरीके से मेयर का डेफिनेशन है। तो 3 डेफिनेशन है आपके पर्दे पर, इसको आप घर पे जाकर नोट्स कर लीजिएगा। ये जब प्रैक्टिस सेट में इसको हम डाल दिए हैं, क्योंकि हम भी कहीं से लिए हैं कि अलग अलग जो क्वेश्चन है उसमें से यहाँ पे बता दिया गया है, आपको मिल जाएगा। जब बनाइएगा 10-15 सेट, तो किसने कहा, ये सब आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स का ही है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चूँकि अब तो हर जगह क्वेश्चन, इवन बीए का जो क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, सब जगह आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया, तो सब जगह इसको पढ़ना है। फिर आइए अब थोड़ा सा और बात करते हैं। ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कौन सा डिफिनेशन है, देखिए, ये है मार्शल साहब का डिफिनेशन। इनका बड़का भारी भरकम डिफिनेशन रहता है। देखो क्या है, व्हेन वी से
that a person demand for a commodity increases, we mean that he will buy more of it than he would before at same price. यदि दाम करता है तो अधिक दाम खरीद, यदि अधिक वस्तु खरीदे इसका मतलब ये हुआ, and that he will buy as much of its as before at a higher price. देखो, जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है तो हमारा मतलब है कि वह उसी कीमत पर पहले की तुलना में अधिक खरीदेगा और वह पहले की तुलना में अधिक कीमत पर खरीदेगा, समझे। जैसे कि अगर दाम कम जाता है तो सामान क्या खरीदेगा, अधिक खरीदेगा, ठीक है, क्या खरीदेगा, अधिक खरीदेगा, कम होगा तो अधिक खरीदेगा, ज़्यादा होगा तो कम खरीदेगा। ये चूँकि भारी भरकम डिफिनेशन है तो हम याद नहीं करने के लिए पहचान जाइएगा, अरे ये सब है कौन है, जब सेट बनाइएगा ना तो इसका टेंशन लेना नहीं है। ये डेफिनेशन पूछा है, ये डेफिनेशन दिया है, नीचे में ऑप्शन होगा, किसने कहा, मार्शल ने कहा, एडम स्मिथ ने कहा, बेनहम ने कहा, रॉबिन्सन ने कहा, तो आप वहाँ पर टिक लगा दी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे और देखिए, फिर इसमें पूरा का पूरा ग्राफ है, बहुत सारा ग्राफ बताएंगे। अब देखो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल विच स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हम शुरू में ही बता दिए थे, बताए थे ना कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, से भी याद हो गया। मांग की नियम एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध है, मैं बता दिया था। यानी कि जब प्राइस घटेगा, यानी कि देखो दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, देखो बढ़ना है, मांग की मात्रा घट जाती है, घटना दिया हुआ है। इसके विरुद्ध जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग की गई मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा से दिखलाया गया है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कथा कहानी है, आगे कथा कहानी नहीं है, इन कथा कहानी से भी क्वेश्चन पूछा है तो इन्हें पूरा ये दिया रहेगा। क्या बताता है, लिखिएगा, मांग का नियम। क्या बताता है, मांग का नियम। हो गया। चलिए, अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा बता रहे हैं। कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड हाउ ओनली मेक ए क्वालिटेटिव। अब देखिए, दो चीज़ पढ़ाएंगे, अंत में क्लियर हो जाएगा। एक होता है लॉ ऑफ डिमांड, एक होता है इलास्टिसिटी डिमांड। एक क्वेश्चन ही बन जाएगा, जाइएगा तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। लेकिन कितना प्राइस घटेगा तो कितना डिमांड बढ़ाएगा, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी डिमांड तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अभी लिख ही लीजिए, क्योंकि बाद में देखेंगे, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे आप घर पे जाके बन जाएगा। एक होता है बाबू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम, और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसको कहते हैं मांग की लोच, इसको बोलते हैं मांग के नियम। क्या बोलते हैं, मांग के नियम। तो ये डायरेक्शन बताता है और ये मैग्नीट्यूड बताता है, आगे बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताता है। याद एक क्वेश्चन है, यहीं जाइएगा बन जाएगा, क्वेश्चन बनना शुरू होगा। दूसरा है कि ये जो है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, क्वालिटेटिव रिलेशन को बताता है। ये जो है क्वांटिटेटिव रिलेशन को बताता है। किसके किस में, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, याद रहेगा, ठीक है। चूँकि लिखना था नहीं है, हमको टिक लगाना फिलहाल है, तो इसलिए कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाना चाहिए। हो गया। चलिए फिर आते हैं बोर्ड पर। यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा सा और कथा कहानी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखो यहाँ से दी, घर पे जाकर लिख लीजिएगा, आज ही हम शेयर कर देंगे। द फेमस लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाई चार्ल्स, है ना, चार्ल्स डेवनाइट
अभी तक क्या टिक लगाते थे? मार्शल। तो मार्शल ने 1890 में जो बातें कही थी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए थे, ग्राफ बताए थे, लेकिन उसके पहले भी लॉ ऑफ डिमांड दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो देखो कहाँ दिया गया था। तो इन हिज ऐसे, एक उन्होंने ऐसे लिखा था, निबंध लिखा था, जिसका नाम था प्रोबेबल मेथड ऑफ मेकिंग पीपुल, है ना, गेनर्स इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका नाम था। ये जिक्र रहेगा उसमें, है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, आपके लिए नया नाम होगा। मार्शल का नाम सुने होंगे, लेकिन पहली बार सुन रहे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं आप? तो हम थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि गहराई में जाके पढ़ना है तो खोजना पड़ेगा भाई। कैसे पढ़ते हैं कि मल्टीप्लायर को पॉपुलर केंस बनाए, लेकिन पहले भी दिए थे कान साहब ने। उसी तरीके से डिमांड के बारे में, है ना, आपने निबंध व्यापार संतुलन में लोगों को लाभ पहुंचाने वाले संभावित तरीके जो 1699 में बताया था उन्होंने। क्लियर है? दूसरी बात है कि हालांकि इसकी समझ और उपयोग के बहुत पहले उदाहरण थे, जब ग्रेगरी किंग की मांग नियम का प्रदर्शन किया था। यानी इसके पहले भी जो है, हाउएवर देयर वेर इंस्टेंसेज ऑफ इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड यूज मच अर्लियर व्हेन ग्रेगरी किंग इतना में मेड ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसके पहले भी दिया गया था, लेकिन इसको उन्हें सिद्धांतिक तौर पर वर्णन किए। मार्शल उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील किए थे, इसलिए जो लॉ ऑफ डिमांड फेमस है मार्शल के नाम से है। लेकिन अगर मार्शल भी नाम रहेगा और नाम ए भी रहे, किसको टिक लगाइएगा? इसको टिक लगाइएगा। या रहेगा वो दो गो सही, तो दो गो सही होगा ना भाई, इन्होंने दिया था इन्होंने भी दिया था लॉ ऑफ डिमांड को। अगर रहेगा ऊपर में से कि दो सही है कि एक सही है, ऐसा रहता है ना क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है। अब आइए, ही रिस्पॉन्डेड टू रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए वीट एंड द हार्वेस्ट, वेयर रिजल्ट सजेस्टेड दैट इफ द हार्वेस्ट फॉल बाय 50% द प्राइस वुड राइज बाई, है ना, 500%। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। अब इसी तरह की चीज़ हम लोग पढ़ते इलास्टिसिटी डिमांड में। इन्होंने इलास्टिसिटी शब्द का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि यदि 50% से हार्वेस्ट फसल गिर जाए, है कि नहीं, तब हमारा जो है 500% से प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को कहाँ पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि जैसे कि इकोनॉमिक्स तो पहले भी था ना, लेकिन इकोनॉमिक्स को लोगों के सामने प्रेजेंट कौन किए? एडम स्मिथ किए, इसलिए उनका एक नाम आता है। इसलिए बात उन्होंने पहले भी कही थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई टर्म यूज नहीं किए थे। तो बाद में जो है डुपिट साहब जो है इलास्टिसिटी शब्द का उपयोग करते हैं। मार्शल उसको फेमस बनाए, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी डिमांड को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो ये है आपका कथा कहानी जो अब खत्म हुआ। लेकिन कुछ और बात है, ये सब चीज़ है कि मार्शल कैसे कैसे है, हम आपको बता दिए, है ना। देखो, इकोनॉमिक्स आल्सो सी आर्थर मार्शल एज द पायनियर ऑफ द स्टैंडर्ड डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एंड देयर यूज इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस इंक्लूडिंग द वेलफेयर प्रोसेस। इसको इसके आगे आप खुद कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। मतलब ये हट के है, जो हम लोग पढ़ते समान रूप से किताब में, उससे थोड़ा हट के था कि हम आपको बता दिए। देखो, ये है तुम्हारा, फिलहाल याद रखो, आगे सब क्लियर हो जाएगा। ये डिमांड का इक्वेशन है। ये क्यू क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे ई पूछा है, बी क्या है? तो बी का मतलब स्लोप। अब पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में भी इस तरह का लाइन ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं ना। तो बी क्या है? स्लोप। ए क्या है? कांस्टेंट। देखो, क्यू रेफर्स टू द क्वांटिटी डिमांड। ए यानी ए है, देखो छोटा वाला ए होगा। ए रिप्रेजेंट ऑल फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और जो ए को ही क्वेश्चन पूछा है, इसमें बी क्या है? स्लोप ऑफ द डिमांड कर रिप्रेजेंट बाई बी, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से स्लोप ऑफ डिमांड क्या बताता है? तो नीचे में ऑप्शन रहेगा बी, नीचे रहेगा ए, या रहेगा पी, या रहेगा क्यू। तो क्या टिक लगाइएगा? बी को टिक लगाइएगा। आगे हम लोग फिर देखेंगे, इससे हम लोग पूरा आपको डिमांड शेड्यूल निकाल देंगे। इसलिए कल थोड़ा सा मैथमेटिकल पढ़ाए थे कि क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए। लिखते हैं ना इसे लाइन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। क्लियर है? तो उसी इसका देखिए, इसका जो लाइन है इस तरीके से आता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है पीपीटी यानी कि पीजीटी इकोनॉमिक्स में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड का इक्वेशन है। तो ये बहुत सारा दिया रहेगा, इसमें पर ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू, बोर्ड पे आते हैं और हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया। अब डिमांड में हम लोग जो पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल, है ना, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। इसको हिंदी में कहते हैं मांग तालिका एवं मांग रेखा या वक्र, वक्र को ही रेखा कहते हैं। तो इसमें दो तरह का चीज पढ़ना आपको है। देखो एक है जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, व्यक्तिगत मांग तालिका एवं वक्र। दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। इसका मतलब है बाजार मांग तालिका एवं वक्र। ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ शेड्यूल का मतलब आपको लग रहा हो सर क्या बता रहे हैं। शेड्यूल का मतलब होता नहीं है, इसके कुछ बहुत भयानक चीज़। इसका मतलब जस्ट टेबल होता है। इस तरह टेबल आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देखिए यार, ये टेबल है, टेबल को ही कहते हैं शेड्यूल। हम समझा रहे हैं, हालांकि कोई लिखने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। जैसे इसमें प्राइस दिया है, इसमें क्वांटिटी डिमांड दिया है 10, 8, 6, 4, 2। प्राइस घट रहा है 5, 10, 15, 20, 25। प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ऊपर में ले दो, व्यक्तिगत मांग तालिका लिखो, व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, है ना, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब देखते हैं, देख रहे हैं क्या कि प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम बताए थे, पहले बताए थे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसा भाषा में लिखा हुआ है, टेबल के भाषा में लिखा हुआ है। टेबल को क्या बोलते हैं, शेड्यूल कहते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है, टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड which shows that there is an inverse relationship between price and quantity demand। यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच तालिकीय स्टेटमेंट है, तालिकीय कथन है, जो कि वस्तु के मूल्य और जो वस्तु के मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को बतलाता है, विपरीत संबंध को बतलाता है ना। है बस में, ठीक है, लिखना है, लिख लो, दोनों भाषा में लिख लो, हेडिंग दे दो, ऐसे ही लिखो, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका का अर्थ।
दोनों भाई हिंदी में बोल देते हैं, तुम लोग हिंदी है। देखो, व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति की मांग और उसके मूल्य का तालकीय कथन, ए टेबुलर स्टेटमेंट, टेबुलर स्टेटमेंट है जो वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच, जो वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच, जो वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को बतलाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बतलाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले विद्यार्थी जो है लिख लीजिए, इंग्लिश में है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड which shows that there is an inverse relationship between price and quantity demand। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हम लोग कर्व को डिराइव कर रहे हैं। कर्व को टेबल से भी डिराइव करेंगे और जो इक्वेशन बताएं उस इक्वेशन से भी डिराइव करेंगे, दोनों से डिराइव करेंगे। तो आज हम लोग इससे डिराइव करेंगे और नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इक्वेशन से डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो लिखो, हेडिंग दे दो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो, अब इधर हम प्राइस लेते हैं, हम प्राइस इधर भी ले सकते हैं, लेकिन जो मार्शल साहब है ना, जिन्होंने पहली बार डिमांड को ग्राफ के रूप में कौन बताए? तो मार्शल बताए। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मैथ का उपयोग कौन किए? कुर्नोट किए। कुर्नो पढ़ते हैं, CURNN, पूछा है कुर्नो। हम बताएंगे सबसे पहले मैथमेटिक्स का उपयोग इकोनॉमिक्स में कौन किए थे? प्रोफेसर कुर्नो किए थे। चलिए, अब देखो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यहाँ पर लेते हैं 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग प्राइस लेते हैं। यहाँ क्या लेते हैं? क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, चलिए देखो आराम से, जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितना है? 10 का। उसी तरीके से जब 10 है तो 6 का, 15 है 6 का, 20 है 4 का, 2 है 10 का, है ना? यानी 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु मिल गया। अब सबको जो है ना, फ्री हैंड से मिला दीजिएगा, है कि नहीं? कहीं ना है एक बिंदु यहाँ, ये क्या बन गया? ये बन गया डिमांड। क्या बन गया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाम दे दो A, B, C, D और E। क्या बन गया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्वेश्चन देखो, कहता है कि डिमांड कर्व कैसा होता है? देखो जी, देखो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप। ध्यान से सुन, देखो डिमांड कर्व कैसा है? ए राइट है, लेफ्ट है। डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप है, विच इज लेफ्ट टू राइट, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई है। हाँ, है ना? देखो, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट, है ना? कहेगा डिमांड कर्व के बारे में पूछेगा तो इनवर्स रिलेशनशिप लेफ्ट टू राइट, दो सही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है ना, तो पूरा जानिएगा, तो लिखिएगा, तो शुरुआत है। तो आपने क्या सीखा? तो आपने डिमांड का मतलब सीखा, डिमांड शेड्यूल सीखा, डिमांड किसने दिया, ग्राफ किन्होंने बताया, और इंडिविजुअल डिमांड कर हम लोग सीख गए, है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, किसी तरह की परेशानी नहीं? चलिए,
हाँ, तो लिखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। लिखे सीधे देखो डिमांड कर्व यानी कि मांग की रेखा का स्लोप यानी ढाल नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है, जो बाएं से दाईं की ओर झुकी हुई होती है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है। ठीक है, चलो एक लास्ट चीज सीखेंगे अभी, वो क्या है, अब हम बताएंगे, लिख लो मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे वो तो एक व्यक्ति का था ना, जैसे मान लिया कि बाजार में 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, कुछ भी है, तब कैसे होगा। देखो अलग अलग परिवार का बाजार में डिमांड अलग अलग होता है, तो एक बाजार में कितना डिमांड हुआ तो कैसे पता चलेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल से पता चलेगा। तो हेडिंग दे दो बाजार मांग तालिका। ठीक है, जैसे इसमें प्राइस है, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड बाई ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाई बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाई सी, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही प्राइस रखे हैं 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है जी, देखो मान लीजिए इसका जो है 5, 10, 15, 20, 25 एक व्यक्ति का डिमांड। दूसरा का क्या है तो 10, 15, 20, 25, 30। तीसरे का क्या है तो 15, 20, 25, 30, 35, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह ढेर होगा ना तो बाजार में डिमांड कैसे निकालेंगे, QA प्लस QB प्लस QC जोड़ दीजिएगा, 5 प्लस 10 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 है ना, 10 और प्लस 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, देखो तो 45 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 15 और प्लस 20 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। 20 और प्लस 25 प्लस 30 ये 75 हो जाएगा। 25 प्लस 30 और प्लस 35 तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का समेशन है ना। लिख लो, पहले लिख लो फिर लिख लेना इसको, लिखो मार्केट डिमांड शेड्यूल बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका लिखिए। बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका का योग है, मतलब जोड़ है, का योग है, जो वस्तु के मूल्य, बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका का योग है जो कि वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच, जो कि वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को बताता है ना। देखो संबंध वही है, हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस, क्वांटिटी बढ़ गया तो जब ग्राफ बताएंगे तो अंतर समझ में आएगा। ठीक है, लिखो ना, बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका का योग है जो वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को बताती है। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल which shows that there is an inverse relationship between price and quantity demand। क्लियर है, हाँ, ऋणात्मक संबंध या विपरीत संबंध। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लासेज हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में सीखेंगे कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ कैसा होगा, डिमांड फंक्शन क्या होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखिए।